हम कब बदलेंगे? मीर वाइज उमर फारूक बदल गया, पाकिस्तान कब बदलेगा? पर पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर और कश्मीरी दोनों बदल रहे हैं। पहली चीज, ये सिर्फ कश्मीर नहीं बदला, कश्मीरी भी बदल रहे हैं, क्योंकि मीर वैस तो कश्मीरी हो गया ना। अब आ जाते हैं हमारे उसके ऊपर। देखिए सर, हमारे वो गए हैं तो उन्होंने एक तो कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ ये इनके में दी नहीं है, कॉमन सेंस के क्या है। या सर आप खुद सोचे, 12 लाख की फौज है, इंडिया के करीब 6 नेबर हैं, सारी कश्मीर में, चाहे 11-12 लाख में से 9 लाख कश्मीर में, कोई कोई तुक बनता है, कोई बात बनती है, कोई अकल की बात है ये? इंडिया अपना पानी छोड़ रहा है जितना मुआहदे में लिखा हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर फैलाव है, पाकिस्तान में बारिशें हैं, तो उसमें तो इंडिया की कोई गलती नहीं है ना। उसमें तो हमारी गलती है ना, क्योंकि हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। जी। अच्छा, पानी वो छोड़े तो मसला, ना छोड़े तो मसला, हमें तो दोनों सूरत हाल में उनके साथ मसला करना है। ठीक है, अब बारिशें अगर हमारे पास हो रही हैं, हमारे इलाके में, पाकिस्तान के हदूद में, और वो पानी अपने मुआहदे के हिसाब से छोड़ रहा है, तो वो फिर क्या करे? हम्म। मेरा पर्सनली मानना है, चाइना जंग नहीं करेगा इंडिया के साथ। अमेरिका के साथ शायद कर ले, इंडिया के साथ नहीं करेगा, ये मेरा पर्सनली मानना है। झड़पें करेगा, ठीक है, लद्दाख पे, कभी अरुणाचल में, कभी तवांग में आके घुस के ये हरकतें जरूर करेगा। ठीक है, इधर उधर अपनी चोंच जंग नहीं अड़ाएगा। करेगा, खुल के सामने जंग नहीं आएगा। खुल के सामने नहीं आएगा, खुल के जंग नहीं करेगा। उसकी सिंपल सी 2-3 वजह मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से ऊपर है, बहुत ऊपर है। इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर है, थोड़ी बहुत ऊपर है लेकिन ऊपर है। बात रही नेवी की, तो नेवी में तो कोलैबोरेशन चल रही है ना, सारे ही मुल्क इकट्ठे हैं जी। चाइना के। और मैं एक चीज बार बार कहता हूं, आज फिर कहता हूं, स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन नेवी अपने अकेले बलबूते पे, बगैर किसी की मदद के, अकेले बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका को खत्म कर दो, बगैर गोला चलाए चाइनीज इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे दोस्त, हमारे भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्य कुमार जी किसी तारुफ के मोहताज जी, हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, और हर ही सब्जेक्ट के ऊपर इनकी बहुत ही ग्रिप होती है। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार, कैसे हैं आपका आप? साथ, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। अच्छा, दिव्य भाई, आज कोई 4 से 5 टॉपिक हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। हमारे देखने वाले, उम्मीद करता हूं कि उसको बड़े शौक से देखेंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम में, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, ये पहले मुझे बताइएगा कि ये I2U2 इन्होंने कोई जॉइंट स्पेस वेंचर, ये कुछ तरह मिलके प्रोग्राम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि ये क्या क्या प्रोग्राम है। तो सर, I2U2 जो ग्रुप, मेरे ख्याल से अभी 1.5 साल हो गया इसको बने हुए। इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप की कल अनाउंसमेंट आई है कि I2U2 ग्रुप अनाउंसेस जॉइंट स्पेस वेंचर। इसके अंदर ये चारों मुल्क मिलके अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे स्पेस के अंदर काम करने के लिए, और स्पेस टूल्स ऐसे बनाएंगे जो आगे जाके दूसरी चीजों में काम आए। तो इसका मैं थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, तो ये चारों मुल्क आर्टेमिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज हैं। जो आर्टेमिस मिशन जो अमेरिका का है, मून वाला, उसके ये सिग्नेटरीज हैं। अब इनके अंदर ये हुआ है कि स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन डेटा और कैपेबिलिटीज जो चारों की हैं, उनको मिला के एक ऐसे स्पेस बेस्ड टूल्स बनाए जाएं, कैपेबिलिटीज बनाई जाएं, सॉफ्टवेयर हो गए या सैटेलाइट्स हो, जिनका इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकर्स, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाए। और ये कॉरपोरेशन के तहत ये बनाई जाए और पूरी दुनिया को ये चीजें ऑफर की जाएं सस्ते से सस्ते रेटों पे, ताकि दुनिया में डेवलपमेंट और तरक्की ज्यादा से ज्यादा हो। IT एफ जयशंकर अमेरिका में ही है, तो और कल उनकी मीटिंग क्वाड के साथ भी हुई थी, तो वो क्वाड वाली मैंने प्रेस रिलीज अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन I2U2 वाली मैंने पढ़ ली है। तो बेसिकली I2U2 में ये स्पेस का, आप देखें, ये चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो शायद ऐसी प्रेस रिलीज या ऐसी कोलेब्रेशन में थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा लग जाता, अगले जी। साल आ जाता, इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन वही है ना कि कुछ दरवाजे बनाए जाएंगे, कुछ दरवाजे खोले जाएंगे, तो ये वही चीजें हुई हैं। ये यानी दरवाजे कुछ खोले दरवाजे गए हैं, ये खोले गए हैं। दरवाजे पहले मौजूद थे, लेकिन अब ये है कि चंद्रयान की वजह से वो उनको खोला जा रहा है। वक्त से पहले खोल दिया गया इंडिया के लिए जी। तो इसमें इसरो का क्या रोल
रोल देख रहे हैं कि इसरो आप अहमियत मिलती देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, इसरो के पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो वो 83 कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। जियो हम्म, फेंसिंग से लेके, क्लाइमेट चेंज से लेके, वेदर मॉनिटरिंग से लेके, आपकी जीआईएस मैपिंग वगैरह में भी अब आ गए हैं। अब नेविक को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। नेविक फिलहाल सिर्फ इंडियन ओशन और इंडियन टेरिटरी और सराउंडिंग कंट्रीज को कवर करता है। अब इंडिया प्लान कर रहा है नेविक को पूरा ग्लोबली लेके जाने का। उसके भी लॉन्चेस तय हुए हैं, कुछ 25 में, कुछ 26 में उसके लॉन्चेस भी। तो ये इसरो का ये है। दूसरा, इन चारों मुल्कों में देखें तो जो लॉन्च व्हीकल है वो ना इसराइल के पास है ना यूएई के पास है। और अमेरिका से सस्ता लॉन्च व्हीकल आपका इंडिया का है। ओ सॉरी, मैं गलत बोल गया, इसराइल के पास है लॉन्च व्हीकल, पर उसका इतना सक्सेस रेशो नहीं है जी उसका, इसराइल का। जी इसराइल जी। के लॉन्च व्हीकल का सक्सेस रेशो इतना नहीं है। अमेरिका और इंडिया का है, पर इंडिया आधे से भी कम रेट में कर लेता है। फिर वो कैपेबिलिटीज तो देखें, दोनों के पास ही है। अमेरिका के पास भी हैं, इसराइल के पास भी हैं, यूएई के पास इतनी ज्यादा नहीं है, पर हैं। हम्म, ठीक है, इतनी है, पाकिस्तान से तो ज्यादा ही है। इतनी है कि वो उस ग्रुप में हो सकता है, इतनी है कि वो फाइन कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे यहाँ पर यूएई की मौजूदगी में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि बाकी जो 3 मुल्क हैं, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, ये तो बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गए। यूएई यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? पर यूएई का अगर आप लास्ट 15 साल उठाएंगे तो यूएई भी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेकर गया। आप यूनिवर्सिटीज देखें, यूनिवर्सिटीज के बाद जो अगला जो इकोसिस्टम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च लैब्स होती है या रिसर्च की जो फंडिंग होती है, आप उसको देख लें। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स होती हैं या कुछ आप देते हैं ना, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, वो भी यूएई देती है। ठीक है, अब वैसे तो यूएई एट पार नहीं है। इन चारों को अगर कंपेयर करेंगे, यूएई सबसे नीचे आता है। पर इतना है कि वो साइन कर सकता है। यूएई के पास इतना है कि वो इस ग्रुप में अपनी जगह को जस्टिफाई कर सकता है। और अभी एक यूएई का एस्ट्रोनॉट होके भी आया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, यूएई की भी अपनी स्पेस एजेंसी है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो यूएई ने मैं भेजा था ना जापान के साथ एक मून के ऊपर हम्म, सैटेलाइट, तो वो फेल हो गया था। तो हम्म, यूएई काम कर रहा है। सही। यानी वो आप उसको रुकनीत देना चाह रहे हैं कि हाँ, यूएई भी जो है ना वो एलिजिबल है यहाँ पर आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना है कि वो अपनी जगह जस्टिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यार इसको तो हमने फेवर दे दी तो ये किसी का दोस्त है हम्म, तो आ गया, नहीं। वो अपनी काबिलियत पे, अपनी बुनियाद पे, हाँ, उसकी काबिलियत बुनियाद बाकी तीनों के मुकाबले कम हो सकती है, पर इतनी है कि वो आ सकता है, उसको रोका नहीं सही, जा सकता। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, आप हम आते हैं अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर। और पाकिस्तान इंडिया की जब बात होती है तो पानी की बात होती है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात होती है पाकिस्तान के अंदर। कल भी मैं जब इंटरव्यू कर रहा था पब्लिक में, तो वो कुछ लोग ऐसे थे, वो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वो कहते कि नहीं जी, हम भारत के बारे में क्या बात करें, इंडिया के बारे में क्या बात करें, वो तो हमारा दुश्मन है। वो तो कभी हमारा पानी रोक देता है, जब पानी ज्यादा आ जाता है तो वो पानी छोड़ देता है। कभी हमें वो प्यासा मारता है, कभी हमें वो डुबो के मारता है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी कुछ एक मीटिंग सुनने में आया हुई है, वो जरा उसकी डिटेल बताइएगा। और ये जो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर इल्जाम पाकिस्तानियों की तरफ से लगाया जाता है, उसमें कितनी हकीकत है? ये पहले तो कल एमईए की प्रेस रिलीज आई कि इंडिया की साइड से जो इंडस वाटर ट्रीटी के जो कमीशन के जो लोग थे, ऑफिशियल थे वो, और पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन के जो लोग थे, ऑफिशियल थे, इन दोनों की मुलाकात हुई है वियना में, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और इनकी मुलाकात हुई है इंडस वाटर ट्रीटी पे। और इंडिया प्रेस रिलीज में वही बात आई है जो जनवरी से बात चल रही है, किशन गंगा रातले प्रोजेक्ट की। और वो न्यूट्रल, कोई तीसरा बंदा न्यूट्रल पार्टी आई जो इसके अंदर मीडिएट वगैरह करे या हल वल निकाले। और इंडिया ने वही कहा है कि वो न्यूट्रल पार्टी, इसको अब हमें ट्रीटी को रीमॉडिफाई करना चाहिए, आज के जमाने के हिसाब से बनाना चाहिए। ये 60 साल पुरानी ट्रीटी आज के टाइम में वैलिड नहीं है। पाकिस्तान के साइड से कुछ लॉयर भी गए थे, इंडिया की साइड से भी कुछ लॉयर गए थे। अब बात यह है कि देखे ना, इंडियन मीडिया ने ये बात उठाई है ना पाकिस्तानी मीडिया ने उठाई है, और पाकिस्तान की तो एमईए की वेबसाइट पे भी नहीं है। कम से कम इंडिया की एमईए की वेबसाइट पे है तो सही। तो अब ये है कि इतना सही लिखा, अब यही लिखा हुआ है जितना मैंने आपको बताया ना, ये इतना ही लिखा हुआ है। इससे ज्यादा डिटेल मजीद में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हम्म, मीडिया पे कुछ है नहीं, किसी के ना बयान है ना क्या है, तो क्या उस पर बात करें।
और बात अच्छा, ये क्या देखें जो ये चले एक एक छोटा सवाल बीच में ऐड कर दूं। किशन गंगा जो डैम है, उसका कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में कहा जाता है, उसका जो डिजाइन है, जो एक अप्रूव था डिजाइन, उसमें इंडिया ने चेंजेस किए बाद में। कोई इस तरह की भी है, बात है कि वो तब्दील किया गया उसका डिजाइन, ज्यादा पानी चेंजेस, रोका गया है? पर पानी उतना ही रोका जाएगा। अगर देखें, इंडिया ने अभी तक ट्रीटी वॉयलेट नहीं की है। इंडिया के ये है कि वो 50 डैम बना सकता है, लेकिन उसके मुआहदे में जितना पानी उस लिखा हुआ है फिलहाल जो पाकिस्तान को देना है, उतना उसको देना पड़ेगा, चाहे वो 50 डैम बनाए। डैम बनाने पे उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। सही। ठीक है। अब देखें, डैम बनेंगे तो सैलाब भी क्यों उनके कवर होंगे ना। ऐसे भी देखना चाहिए। पाकिस्तानियों में वही बात है ना, अक्ल कॉमन सेंस की बड़ी कमी है। अब मैं अगर उसमें आ जाऊं, इसमें भी दो किस्म के तरीके। पहली चीज तो, इंडिया हमारी जरूरत से ज्यादा पानी हमें देता है। ठीक है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिया गलत हो गया। इंडिया ने 60 साल में एक दफा भी पानी नहीं रोका है। उसने जंगों में नहीं रोका तो ऐसे क्यों रोक लेगा। उसने 65-71 में नहीं रोका, उसने 99 में नहीं रोका, तो अब क्यों रोकेगा वो। उसने 2002 में नहीं रोका, तो अब क्यों रोकेगा वो। ये बातें अगर पूछे तो वो फिर आगे नहीं, वो हमारा दुश्मन है तो ये सियासत हो रही है और साजिश हो रही है, वो आगे फिर वो बिबल आ जाते हैं ना पाकिस्तानी जी। लॉजिक की बात करें तो। अब इसके अंदर दो चीजें। पहली चीज, इंडिया अपना पानी छोड़ रहा है जितना मुआहदे में लिखा हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, पाकिस्तान में बारिशें हैं, तो उसमें तो इंडिया की कोई गलती नहीं है ना। उसमें तो हमारी गलती है ना, क्योंकि हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। जी। अच्छा, पानी वो छोड़े तो मसला, ना छोड़े तो मसला। हमें तो दोनों सूरत हाल में उनके साथ मसला करना है। ठीक है। अब बारिशें अगर हमारे पास हो रही हैं, हमारे इलाके में, पाकिस्तान के हदूद में, और वो पानी अपने मुआहदे के हिसाब से छोड़ रहा है, तो वो फिर क्या करे। हम्म, उसकी तो कोई गलती नहीं। अब ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, बारिशें इंडिया में हो रही हैं, सैलाब इंडिया में आया हुआ है, और वो ज्यादा पानी छोड़ देता है। मैं फिर इतना पूछना चाहता हूँ, ज्यादा पानी छोड़ने से सैलाब आएगा हम्म। पाकिस्तान में? ठीक है। अगर वो ज्यादा पानी नहीं छोड़ेगा, डैम टूट जाएंगे, डैम टूटेंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। ये किसी बंदे की सोच में आती है बात? दोनों चीजें खतरनाक हैं। ये कंट्रोल कैसे होगा जब पाकिस्तान अपना तो डैम सिस्टम बनेंगे, बनाए ना भाई। पाकिस्तान के बस अंदर डैम बनने चाहिए। सिर्फ डैम नहीं होता है, इसके अंदर वाटर के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपके कैनाल होते हैं, एक ऊपर वाले कैनाल होते हैं, एक अंडरग्राउंड कैनाल होते हैं, सर्ज पूल्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, आपके मैन मेड रिवर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, बैराजेस होते हैं आपके आपके मैन मेड लेक्स एंड पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ताकि वाटर लेवल्स को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा आपके जो डैम्स, आपने कहा डैम्स होते हैं, डैम्स के तो दो तीन काम होते हैं, बिजली बनाना, पानी रोकना, हर चीज करना। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, एक चीज भी हमने बनाई है? हमने सैलाब तो बातें हर की साल हमने। सैलाब तो हर साल नहीं आता। ठीक है। सैलाब हर तीसरे चौथे साल आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया ने एक दफा भी पानी नहीं रोका 60 साल में। ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमारी जरूरत से ज्यादा पानी आता है। मुआहदे के हिसाब से 80% पानी पाकिस्तान को आता है, जबकि पाकिस्तान को 80% की जरूरत भी नहीं, हमारी जरूरत से कई ज्यादा पानी। तो सवाल इधर ये उठता है कि हमारी जब जरूरत से ज्यादा पानी आता है तो भी हमारे पास पानी की किल्लत क्यों है भाई। पानी तो भाई सारा दरिया सिंध के जाके होके समुद्र में जाके गिर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे खेतों में पानी की कमी, अगर भाई पूछ लो जमींदार क्या हो रहा है, भाई हमारे पास पानी पूरा नहीं आ रहा। जी। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, फैक्ट्री वाले बोलते हैं हमारे पानी की सप्लाई पूरी नहीं, हम प्रोडक्शन कहां से करें, महंगा पानी है। आप पीने के पानी की बात करें तो उधर बोलते हैं हमारे पास साफ पानी नहीं है नदियों का, हमारे पास पीने को नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ड्रिप इरिगेशन, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है। हम खेती में भी पानी कितना जाया करते हैं, दुनिया नहीं करती जी। पानी जाया सर। हम लोग अगर 1 एकड़ में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं ना, दुनिया इतने पानी में 3 एकड़ को उपजाऊ कर देती है। हम्म, हम लोग इधर भी पानी जाया करते हैं। ठीक है। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास नहीं है, वाटर सीवेज प्लांट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सर फिर हम कैसे दूसरों को इल्जाम लगा सकते हैं। कुछ सही कहा आपने। बड़ी सोचने की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि हम इल्जाम तो लगाते रहते हैं कि
इंडिया ने या पानी रोक लिया, छोड़ दिया, तो अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है कि अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। इतने साल हो गए, देखिए 70 साल 75 साल हो गए मुल्क बने हुए, लेकिन आज भी नहरी निजाम वही पुराना चल रहा है कि जो अंग्रेज हमें बना के दे गए थे, वही हमने उसके अंदर तब्दीली बिल्कुल। नहीं की। अच्छा भाई, अब इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, भारत की तरफ। वहां से कुछ जो हमें मुझे जरा थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। वुमेन जो रिजर्वेशन बिल एक पास हुआ है, उसकी डिटेल हमारे देखने वालों को बताइएगा कि क्या है, और उसकी मुखालफत की है किसी ने, या वो आसानी से पास हो गया था, और उसके फवायद क्या होंगे, जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या उसमें सहूलतें दी गई। देखिए, ये बिल पहले भी 4 दफा आया था, 2 दफा अटल जी लेके आए थे और आखिरी दफा सोनिया गांधी कांग्रेस लेके आई थी 2010 में। तो सोनिया गांधी का वही है ना, लॉलीपॉप बिल लेके आ गए, पास नहीं किया, लैप्स हो गया, पड़े पड़े अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली जो लैप्स हो जाता है कुछ वक्त के बाद। तो सोनिया गांधी बोलती है मेरी पार्टी के ही लोग इस बिल के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं पास कैसे करती। अब मोदी जी बिल लेके आए। अब इस बिल का फर्क ये है कि 33% तो लाजमी हो गया ना। मिनिमम 33% लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्टेट लेवल पे भी, ये नहीं कि सेंट्रल, स्टेट जो असेंबलीज होती हैं उसमें भी 33% ही होगा वुमेन रिजर्वेशन। हर जगह 33% कर दिया। अब ये कंपलसरी कर दिया, मतलब जिस भी आप मान लें कि पार्लियामेंट में लाजमी इतने तो होंगे। अब वो लाजमी कैसे होंगे? वो इस तरीके से होंगे कि 2025 में होगा सेंसस, सेंसस के बाद 2026 में होगा डीलिमिटेशन, और डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन उन सीटों को चुनेगी कि इन सीटों पर सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है, इन सीटों पे कोई भी मर्द खड़ा नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। तो सही। इस तरीके से वो 30% इंश्योर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सीट है, उस पे बीजेपी की कैंडिडेट भी महिला होगी, उस पे कांग्रेस की कैंडिडेट भी महिला होगी। अब वो जो जो भी जीतेगी तो महिला ही ना, दोनों में से जो भी जीतेगी। तो 33% इस तरह कंफर्म करेंगे। तो जो आपको ये 33% जो आपको एक रिजल्ट नजर आएगा ना 2029 में जाके नजर आएगा, क्योंकि उसके लिए पहले सेंसस होना जरूरी है, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना जरूरी है, डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन बताएगा कौन सी सीटें किसकी हैं। तो ये 2029 में जाके होगा। लेकिन ये कि अब बिल की बात करें, लोकसभा तो कभी इशू रहा ही नहीं, लोकसभा में चाहे कितना भी बोले मेजोरिटी है। राज्यसभा इशू आ जाता है, राज्यसभा में भी देखें, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का यही तो है, उन्होंने 3 ऐसी चीजों के नाम लिए अगस्त में जिसपे अपोजिशन की 26 पार्टियां आधी चीजों पे मानती थी, आधी पार्टियां, बाकी आधी पार्टियां आधी चीजों पे नहीं मानती थी। जैसे कुछ पार्टियां वुमेन रिजर्वेशन पे मानती थी, सही। कुछ नहीं करती थी। कुछ वन नेशन वन इलेक्शन को करती हैं तो कुछ नहीं करती, कुछ यूसीसी को करती हैं तो कुछ नहीं करती। तो मोदी जी कहे कि अपोजिट अलायंस को अंदर बंटवारा कर दो, उनके बीच में बंटवारा हो गया तो हम जीत ही जाएंगे। तो बात तो ये है ना सारा। अच्छा, एनडीए ने भी अपना बढ़ा दिया ना अलायंस। एनडीए में तो 36 पार्टी हैं। अच्छा। हाँ, उधर 26 हैं, इधर 36 हैं, तो ये भी एक है चीज देखने वाली। तो वो राज्यसभा में थोड़ा था, लेकिन राज्यसभा में पास हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, आज जमाना बदल गया, वो वक्त नहीं रहा। और उसके पीछे बहुत से वक्त, एक तो होता है कि वक्त का अपना एक जो चक्कर होता है, दुनिया बदलती है, फिर दुनिया, सोशल मीडिया, मीडिया होती है, फिर जो लीडर्स जो ऐसी बातें करते हैं ना। मोदी जी ने वुमेन ओरिएंटेड कितनी स्कीमें चलाई हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कितनी स्कीमें चलाई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की कितनी स्कीमें चलाई हैं। तो उसके बाद क्या है, पूरे देश का माहौल बन गया। अब क्या है, बिल लेके आ गए, पूरे देश का माइंडसेट बनाया, बिल लेके आए। अब अपोजिशन पार्टियां इसको पास करती हैं तो मसला, इसको पास नहीं करेंगी तब भी मसला। वो दोनों सूरत हाल में फंस रही है। अब कैसे फंस रही है, नहीं पास करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग वोट नहीं देंगे, वो लोगों में पॉपुलैरिटी कम होती है, वोटिंग जाती है। पास करके करके कैसे फंसते हैं, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पर मास्टर स्ट्रोक आता है। मास्टर स्ट्रोक ऐसे है कि अगर पास करके ये करते हैं तो किसी भी अपोजिशन पार्टियों में वुमेन कार्डर नहीं है। ठीक है, जब आपके पास वुमेन कार्डर नहीं है, वुमेन वर्कर नहीं है, पार्टी वर्कर, तो आपके पास वुमेन लीडरशिप भी नहीं होगी। जब आपके वुमेन लीडरशिप नहीं होगी, आप खड़ा किसको करोगे सीटों पर? किसी को नहीं। पहला मास्टर स्ट्रोक। अब दूसरा हम्म। मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, 33% करते ही दुनिया के कुछ चुनिंदा मुल्कों में इंडिया आ गया। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी हो, आपको इज्जत भी मिल जाती है ना, क्योंकि बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज में भी 33% नहीं है रिजर्वेशन। और ये पहला स्टेप जो। है, अल्टीमेट होगा कि 50% होना चाहिए।
ये पहला 33 है, फ्यूचर में इसको 50 तक लेके जाना है। दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक है ना वो ये है, वुमेन रिजर्वेशन बिल कैसे लागू होगा, उसके लिए डिलिमिटेशन लाजमी है, सेंसस भी लाजमी, हर चीज लाजमी हो जाती है ना, क्योंकि वो होगा तो वो लागू कर पाएंगे ना। तो जी। अपोजिशन ने डिलिमिटेशन की इजाजत आज दे दी 3 साल पहले, जो 26 में होना उसकी इजाजत आज दे दी अपोजिशन ने इस बिल को पास करके। जब इसको पास करके इजाजत दे दी 26 में, उसको डिलिमिटेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, उसके खिलाफ वो नहीं जा सकते। अब जी। डिलिमिटेशन क्या है, अब मैं आपको ये समझा दूं, डिलिमिटेशन में करीब 300 के करीब सीटें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ 550 है तो उसको लेके को 800 कुछ सीटें की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई है, मुंबई में 4 सीटें हैं, लेकिन आज मुंबई की आबादी बढ़ गई ना, तो हम्म। मुंबई की उन 4 सीटों को तोड़ के 6 कर दिया जाएगा, 7 सीटें कर दिया जाएगा उसी जगह पे। कॉन्स्टिट्यूंसीज को और छोटा कर दिया जाएगा आबादी के हिसाब से। उसके लिए अच्छा सेंसस इसीलिए तो किया जा रहा है, सेंसस से पता चलेगा ना आबादी कहां पर कितनी है। जी। वोट बैंक, वोट बैंक पॉलिटिक्स टूटेगी। बिल्कुल। ये हमारे मजहब का है, ये हमारी जाति का है, ये हमारे इलाके का है, तो ये हमारा वो है, ये हमारा ये है, वो हमारा ससुर है, तो ये हमारा साला है, हम तो इसी को वोट देंगे। हम्म। ये टूटने की सही कह रहे नौबत हैं। आ सकती है ना। बिल्कुल 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 टूट जाएगी। तो मोदी जी ने सिर्फ 24 पक्का नहीं किया, मोदी जी ने 29 भी पक्का कर लिया, 29 में भी मोदी जी आ रहे हैं, ठप्पा लग चुका। सही। अच्छा भाई, मैं एक ना सोच रहा था एक दिन बैठा कि एक वक्त था ऐसा कि हमें बताया जाता था, हमें पता था कि भारत के अंदर जो महिलाओं की इतनी इज्जत नहीं थी, कि लोग जो हैं वो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो उनके वो पता करवाते थे कि इनके पेट में क्या है, अगर लड़की होती थी तो अबॉर्शन करवा देते थे, ये नौबत आ गई थी। और आज लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारे घर में बेटी हो, कि जिस तरीके से इंडिया में, भारत में मोदी जी ने महिलाओं को रिस्पेक्ट दी है, उसकी वजह से वो ख्वाहिश करते हैं कि इसको काश हमारे इस घर में भी बेटी पैदा हो। इसके ऊपर आपको सर थोड़ा से 3 हिस्टोरिकल चीजें बताता हूँ, और चौथी में आपको आज का करंट रिपोर्ट बताता हूँ। पहली चीज, जो इन्वेडर आए थे ना, खिलजी की वजह से हिंदुस्तान में जौहर आया, कि पति के मरने के बाद सब अपने आप को जला देती हैं, ठीक है, औरतें, चाहे वो सिपाही की वाइफ्स हो, चाहे बेटियां हो, चाहे वो राजा की रानी हो, हर कोई। ये खिलजी की वजह से आया, क्योंकि वो औरतों के साथ जुल्म करते थे, सेक्स स्लेव्स बनाते थे, ठीक है। जब अंग्रेज, अच्छा ये सारा इन्वेडर्स के टाइम पे ये औरतों का, अच्छा ये बाल विवाह, छोटी उम्र में शादियां करने, 10 साल की, 12 साल, 13 साल की उम्र की में शादियां करना, ये भी ये आया मुगलों के टाइम पे, ठीक है, बाबर के टाइम पे आ चुका था। अब आते हैं अंग्रेज, वो जौहर का सती हो गया, जौहर का सती हो गया, क्योंकि उस वक्त राजा ज्यादा थे, तो वो क्या है कि वो हजारों औरतें एक साथ जा रही हैं जौहर का। ये मसले तब आए हैं, उसके बाद भी देखें ये अच्छा, इसके बाद हुआ इन्हीं इन्वेडर्स की वजह से। अगर आप देखेंगे, मैं 47 की बात कह रहा हूँ, मैं इंडियंस को भी कह रहा हूँ, आप नोटिस करिएगा, ये इतने लंबे लंबे घूंघट लेना, ठीक है, मर्दों से बात नहीं करना, ये हरियाणा में, राजस्थान में, कि गुजरात में, ऐसे इलाकों में क्यों होता है जहां पर सबसे ज्यादा मुगल रहे, या सबसे ज्यादा मुगलों ने जहां पर बर्बादियत की है। आज के जमाने में अगर आप देखें, अब आज की बात हम करते हैं, जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट में बहुत एक अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब इस मुल्क में लड़कियां कम थी, लड़के ज्यादा थे। मोदी जी आते हैं 2014 के बाद, वो शुरू करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के टाइम में इस मुल्क में, भारत में, 1,000 लड़कों पे 1,020 लड़कियां हैं। तो ये अचीवमेंट है जो मोदी जी की भी है, ये बदलती हुई सोच भी दिखाती है कि हिंदुस्तान की सोच कैसे बदल रही है, भारत की सोच। और ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। मैं आपको आज भी फिर कह रहा हूं, आप डेवलप कंट्रीज में भी चले जाएं, वहां पर भी इतने बहुत कम मुल्क हैं जहां पर रेशो लड़कियों का ज्यादा और लड़कों का कम हो। बहुत कम मुल्क जी। हैं दुनिया में ऐसे। अप्रिशिएट करनी चाहिए ये सारी चीजें, जो देखिए मैं, बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें जान के, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि भारत के अंदर जो है वो जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ा उनको अहमियत दी जाती है वहाँ पर। अच्छा, एक और टॉपिक है भाई, कश्मीर जो है उसको लेकर, मीरवाइज उमर फारूक हैं, हुर्रियत लीडर जो हैं,
उन्हें कुछ ख्याल आ गया है कि वो अब अपने जो किया धरा था उनका सारा एक, इतने लोगों को मरवा कर शहीद करवा कर दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई झगड़े सारा कुछ करवा के अब वो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कुछ इस तरह की बात हमें सुनने को मिल रही है। तो बताइएगा ये क्या बात है, और कल को क्या हम ऐसा भी सुन सकते हैं कि यासीन मलिक साहब की तरफ से भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि वो बोले कि जी मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी है। सर यासीन मलिक की स्टेटमेंट आ चुकी है, उसने कबूल किया कि हाँ मैंने कत्ल किया और मैंने गलत किया, तभी तो जेल में है। ठीक है, यासीन मलिक को तो भूल जाए। अब अगर हम मीरवाइज की बात करें, सर जामा मस्जिद जो थी ये 5 अगस्त 2019 से बंद थी, श्रीनगर कश्मीर की, जहां पर ये मीरवाइज की एक आवाज पे पूरा कश्मीर बंद होता था, बंद लगते थे जिसको बंद कहते हैं, या कॉलें दी जाती थी। 365 दिन में से 300 दिन कश्मीर बंद होता था इसकी एक आवाज पे। कल जामा मस्जिद खोली जाती है, ये वापस आता है और वापस से फिर बोलता है कि मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया, मेरी भी सोच बदल गई है और वाकई कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में बदलाव आ रहा है। और फिर आगे बोलता है कि अब मैं सेपरेटिज्म सेपरेटिज्म में नहीं जाऊंगा, मैं उसकी बातें नहीं करूंगा, उसमें मैं नहीं घुसूंगा, और मजीद और माफी मांगता है सारे कश्मीरी मुसलमानों से। हम्म, नीच अब ये वही बात है ना। देखिए मेरे पास जो मैसेज आया ना उसमें ये लिखा हुआ है, दैट्स द चेंज वी आर ब्रिंगिंग इन कश्मीर स्लोली। मुझे सिर्फ एक लाइन ये भेजी है, हम्म, और सही, नीचे फॉल इन लाइन और फॉल असाइड। बिल्कुल। तो कश्मीर तो बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रात वही स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड नेशन में कि जी कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, वहां पर 9 लाख के करीब फौजें खड़ी हैं, रियासती दहशतगर्दी हो रही भारत की तरफ से। हम कब बदलेंगे? मीर वाइज उमर फारूक बदल गया, पाकिस्तान कब बदलेगा? पर पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, कश्मीर और कश्मीरी दोनों बदल रहे हैं। पहली चीज, ये सिर्फ कश्मीर नहीं बदला, कश्मीरी भी बदला, क्योंकि मीर वैस तो कश्मीरी हो गया ना। अब आ जाते हैं हमारे उसके ऊपर। देखिए सर, हमारे वो गए तो उन्होंने एक तो कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ ये इनके में दी नहीं है, कॉमन सेंस के क्या है। या सर आप खुद सोचे, 12 लाख की फौज है, इंडिया के करीब 6 नेबर हैं, सारी कश्मीर में, चाहे 11-12 लाख में से 9 लाख कश्मीर में, कोई कोई तुक बनता है, कोई बात बनती है, कोई अकल की बात है ये? मतलब पाकिस्तान का भी बॉर्डर खाली है, आप ये समझ रहे हैं हम्म, हाँ कि जी, हाँ जी। पंजाब और सिंध का बॉर्डर भी खाली है, सब कश्मीर में बैठे हैं, चाइना को छोड़ा हुआ है उन लोगों ने, बांग्लादेश म्यांमार सबको छोड़ा हुआ है, ये सब कूद के इधर बैठे हैं। तो ऐसी बातें ये लोग करते हैं ना सर, तो यही तो मजाक बनाता है पाकिस्तान का। और फिर इंटरनेशनल यार, तुम मुल्क के अंदर कर लो चलो समझ, यूएन में जाके अगर कोई ऐसी बातें करे, यूएन वाले पागल हैं। हम पागल समझते हैं उन्हें, पाकिस्तानी पागल समझते हैं। अब समझना बंद कर दें, क्योंकि दुनिया पागल नहीं रही, क्योंकि दुनिया भी अब है ना, वो उसको पता है कि ये पैसे मांग लेंगे आखिर में। ठीक है, तो अच्छा इंडिया ने जवाब दिया। अच्छा, इंडिया ने एक नई चीज निकाली है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे या इंडिया पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बोले, इंडिया को ये जूनियर जूनियर रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन सर्विस का वो जवाब जाके देगा। ये अलग ही लेवल की बेइज्जती करते हैं इंडिया। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि एस जयशंकर देंगे या ऋतुराज का वो दे दे, ऋतु जी जो यूएन की रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की, वो दे दें ना, कोई जूनियर ऑफिसर होगा वो जाके जवाब देगा। उसने दे दिया, स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड शट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेट ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ इंडिया, स्टॉप ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। ठीक है, अभी तुम्हारा जनावाला बाग हुआ है, उससे 2 महीने पहले तुमने 2 मंदिर एक ही दिन में गिराए हैं। कोई शर्म है तुम्हें? तुम जाके कश्मीर उधर यूएन में जाके ये बातें करते हो यार। वाकई बड़ी अफसोसनाक कंडीशन है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की, तो हम इस पे बात अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा आपको पता है कि आप के ऊपर पाबंदी है कि आप इस तरह की बातें जो है आप ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा देविक भाई, जो एक मिशन 175 लॉन्च हुआ है इंडियन नेवी की तरफ से, वो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा हमारे देखने वालों को इसकी भी अपडेट दे दें। बस ये कि सर मिशन 175 का ये कि इसके अंडर इंडियन नेवी 175 नेवल वेसल्स बनाएंगी। 70-80 तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बाकी जो मजीद है उनकी वो प्लानिंग और डिजाइनिंग खत्म हो गई है, उसकी परमिशन वगैरह के लिए वो देंगे। 2-3 दिन पहले इन्होंने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइनिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है।
तो उन्होंने प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है कि अब आप बजट अप्रूव करें तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे। तो 175 वेसल्स में हर किस्म की वेसल है, उसके अंदर डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, फ्रिगेटर से लेके हॉस्पिटल शिप्स, लॉजिस्टिक शिप्स। आप 20,000 करोड़ के जो पिछले महीने भी तो 5 शिप्स हुई थी, वो भी 175 के अंडर ही आती हैं। तो ये सब है, सबमरीन्स भी होंगी इसके अंदर। अच्छा, 3 दिन पहले और बयान आता है कि भाई हम नेत्रा जहाज जो है सर्वेलेंस एवाक्स, वो हम 6 लेंगे। PI-8 भी बोइंग के, वो भी ऑर्डर पे दिए में, कोई 9-10 वो ऑर्डर पे दिए में। इंडिया इंडिजीनियस मेक इन इंडिया अपना नेवल वर्जन बना रहा है तेजस का, जो मेरे ख्याल से 26 या 27 तक जाके उसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। टेड BF जिसको कह रहे हैं, वो टेड BF नाम है उसका। एम का अगले साल तैयार हो जाएगा। तेजस का भी देखा होगा, उसमें 100 तेजस का ऑर्डर गया $8 बिलियन का। अभी आर्मी जो है, बेसिकली जो आर्मी है, उसने 45,000 करोड़ का उसने ऑर्डर दिया। तो ये सर धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई स्टॉप ही नहीं है। ये 2-3 महीनों में इतना सब कुछ खरीद लिया। अब ये देखा लगा है ना, ये 2-3, ये जो मिशन 175 है, ये 2 लाख करोड़ का। 45,000 करोड़ आपके वो हो गए। ठीक है, जो आर्मी का। उसके बाद अगर आप एवाक्स वगैरह में जाएंगे, एवाक्स के अलग रेट है। अभी राफेल का 26 राफेल का ऑर्डर देके आए हैं, वो अलग है, उसका क्या पैसे हैं वो अभी तक आए नहीं है। और जो अगर $8 बिलियन का तेजस है, 8 बिलियन कितने हो गए आपके, 8,000 इंटू 8 करें तो ये आपके हो गए 64,000 करोड़ का, वो हो गया तेजस एयरक्राफ्ट। 64,000 करोड़ का। तो आप इससे लगाए अंदाजा, इंडिया धड़ाधड़ खरीदे रहे, इंडिया के कोई ये रोक टोक ही चाइना का नहीं है। बंदोबस्त हो रहा है सारा। पर फिलहाल चाइना का है ना, हम चाइना नाम लेते हैं क्योंकि आज की तारीख में दुश्मन चाइना है। लेकिन जब देश आपका नंबर 1 की तरफ जा रहा है तो आपकी मिलिट्री को भी नंबर 1 की तरफ जाना है। तो ये शुरुआत आज के टाइम पे चाइना है। कल, आज के कुछ 8-9 सालों बाद चाइना जब नहीं होगा, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं अमेरिका भी होगा। अच्छा, कनाडा के साथ जंग हो सकती है इंडिया की, पॉसिबिलिटी है इसकी? तो कुछ भी नहीं हो सकता कनाडा का। जो होना चाइना के साथ ही होना। और चाइना भी नहीं करेगा। देखिए, ये भी टैक्टिक होती है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक। देखिए, नंबर 1 जब इंडिया को बनना है तो चीजें तो वो खरीदेगा। चाइना अगर नहीं भी होता तब भी इंडिया अपनी मिलिट्री को तो नंबर 1 लेके जाएगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इकोनॉमी आप नंबर 1 है तो आपकी मिलिट्री चौथे नंबर पे है। ऐसे तो नहीं होगा ना। वो चाइना नहीं भी होता तब भी वो लेके जाते। लेकिन अब ये है कि एक साइकॉप्स होता है ना, कि यार चाइना भी सोचेगा ये क्या सब मेरे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। ठीक है, मेरी नेवी अगर किसी एक के साथ कंपेयर करो तो मेरी नेवी बढ़िया, ये सब बढ़ गए तो ये तो मेरी नेवी तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ये साइकॉप्स होता है कि यार इससे नहीं भिड़ते, इससे नहीं लड़ते, क्योंकि इससे लड़के मेरे को हारना है। तो वो डर का माहौल भी पैदा करना होता है। कभी कभी क्या होता है सर, ताकत दिखानी पड़ती है जंगे, ताकि बिल्कुल शुरू ही ना हो, बिल्कुल शुरू ऐसा ही ही ना हो। तो ये भी एक चीज होती है जो साइकॉप्स चल रहे हैं इनके आपस में। और मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, चाइना जंग नहीं करेगा इंडिया के साथ। अमेरिका के साथ शायद कर ले, इंडिया के साथ नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। झड़पें करेगा, ठीक है, लद्दाख पे, कभी अरुणाचल में, कभी तवांग में आके घुस के ये हरकतें जरूर करेगा। ठीक है, इधर उधर अपनी चोंच जंग नहीं अड़ाएगा। करेगा, खुल के सामने जंग नहीं आएगा। खुल के सामने नहीं आएगा, खुल के जंग नहीं करेगा। उसकी सिंपल सी 2-3 वजह मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से ऊपर है, बहुत ऊपर है। इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर है, थोड़ी बहुत ऊपर है लेकिन ऊपर है। बात रही नेवी की, तो नेवी में तो कोलैबोरेशन चल रही है ना, सारे ही मुल्क इकट्ठे हैं जी। चाइना के। और मैं एक चीज बार बार कहता हूं, आज फिर कहता हूं, स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन नेवी अपने अकेले बलबूते पे, बगैर किसी की मदद के, अकेले बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका को खत्म कर दो, बगैर गोला चलाए चाइनीज इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की दिव्य भाई आपने। तो आपका बहुत शुक्रिया, तमाम टॉपिक के ऊपर हम अपने देखने वालों को आपने जानकारी दी। तो आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। आज हमारा जो हम थोड़ी देर में एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट लगाएंगे, तो 2-3 टॉपिक है, उसके अंदर आप दिव्य भाई से सवाल पूछ सकते हैं। तो वो हम कल प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का। तो आप देखने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दिव्य भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।